इसी तरह से एंजाइम यूज़ होने के बाद कभी भी ख़त्म नहीं होता। एंजाइम्स क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर है? वेरी गुड। सेकेंड हमारा जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम है। अच्छा, बोला गया है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स के लिए प्रोटीन कोटिंग कंटेनिंग एन एक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग। इसको अगर हम समझें तो एंजाइम्स प्रोटीन से बना होता है, जैसे कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया, एंजाइम प्रोटीन से बना होता है और इसमें एक खास जगह होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। और अच्छा, वो जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट कहते हैं, और वो सबस्ट्रेट से अटैच होती है। क्या अटैच होती है? एक्टिव साइट। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम्स के अंदर एक एक्टिव साइट होती है जिसको जो कि सबस्ट्रेट पे अटैच होती है। अब पहले एक्टिव साइट समझते हैं और सबस्ट्रेट समझते हैं, और फिर दोबारा हम स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम पर आएंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट असल में है क्या। अगर हमने जैसे बोला एक लॉक है, ये हमारा लॉक बना हुआ है, ठीक है। अब लॉक के नीचे जो जगह होती है जहाँ पे हम चाबी को लगाते हैं, ये हमारी की है। तो ये जो की वाला पार्ट यहाँ टच होता है, ये क्या है? एक्टिव साइट। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये एक एंजाइम बना हुआ है, इस पे जो ये हमारा साइट टच होगा या ये जो जगह है, ये क्या है? हमारी एक्टिव साइट है। समझे? ये बोर्ड है। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट वो होता है जिसके ऊपर काम हो। सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट हमारा क्या है? जिस पे काम हो। मतलब सबस्ट्रेट हमारा क्या है? वर्क। सबस्ट्रेट क्या है? वर्क। एंजाइम हमारा क्या था? वर्कर। काम ये है, करने वाला काम कौन करने वाला है? एंजाइम। एंजाइम काम करेगा किस पे? अपने काम पर। सही है। सबस्ट्रेट वो चीज़ होती है जिस पे काम किया जाता है। अब अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये हमारा क्या है? बोर्ड मार्कर है। इसको हम जिस पे काम करेंगे वो हमारा क्या है? ये हमारा बोर्ड है। ये बोर्ड क्या है? हमारा सबस्ट्रेट। काम कौन कर रहा है? लिख कौन रहा है? ये बोर्ड मार्कर लिख रहा है। ये हमारा क्या है? एंजाइम। काम करने वाला बंदा कौन है? एंजाइम है। जो काम कर रहा है बोर्ड मार्कर, वो हमारा एंजाइम है। अब ये जो एंजाइम की टिप, ये जो सबस्ट्रेट की जगह है और एंजाइम की टिप जहाँ टच हो रहे हैं, ये जो टचिंग पॉइंट है इनका, ये हमारा क्या है? एक्टिव साइट कहलाएगी। क्लियर है आप लोगों को एक्टिव साइट? तो अगर हम अब दोबारा इसकी बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम क्या है? प्रोटीन से बने हैं एंजाइम्स। इनके अंदर एक एक्टिव साइट होती है, खास जगह होती है, इसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं, जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है। क्लियर हुआ? एक्टिव साइट पता चल गई, सबस्ट्रेट भी पता चल गया। अच्छा, उसके बाद हमारा दिया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम में क्या दिया हुआ है आप लोगों को? यहाँ पे कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट बाय लोअरिंग एक्टिवेशन। इसका मतलब क्या है? एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है जिससे सबस्ट्रेट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी अच्छा, एंजाइम्स जो होता है ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। इसका मतलब ये है, अगर हम एक एग्जांपल लें, घरेलू एग्जांपल लेंगे हम, बिल्कुल एक हमारा ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ रहा है, हम बिल्कुल घरेलू से एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या है? अगर आप कपड़े धोते हैं, लड़कियां कपड़े धोती हैं, लड़के भी धोते हैं, खैर कपड़े धो रहे हैं, आप उसको हाथ से रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, स्ट्रेन लगा हुआ है कपड़े पे, दाग धब्बा लगा हुआ है, उसको साफ कर रहे हैं हाथ से, तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी। एम आई राइट? लेकिन आप उसी जगह पे डिटर्जेंट को डाल दें, आप सर्फ को डाल दें, तो क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है, हमारी एनर्जी कम लगेगी। तो जो हमने सर्फ डाला है, सर्फ क्या है हमारा? डिटर्जेंट क्या है? एंजाइम। शर्ट क्या होगी? शर्ट हमारी क्या होगी? सबस्ट्रेट होगी। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होगी? सॉरी, एक्टिव साइड हमारा कौन सा होगा? स्ट्रेन और सर्फ जहाँ हम रख रहे हैं, ये हमारी शर्ट है, ये हमारी शर्ट है, शर्ट पे यहाँ स्ट्रेन लगा हुआ है, स्ट्रेन के ऊपर हमने डाला सर्फ, तो ये हमारा क्या है? ये हमारी एक्टिव साइड है। ये हमारा क्या बना? एक्टिव साइड बना। इतना क्लियर है? शर्ट हमारी क्या हो गई? सबस्ट्रेट।
क्लियर है। और जो काम कर रहा है डिटर्जेंट को हमने क्या बोल दिया, डिटर्जेंट हमारा क्या बन गया, एंजाइम। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एंजाइम इज इक्वल्स टू वर्कर, सबस्ट्रेट इज इक्वल्स टू वर्क, जिस पे काम होगा वो हमारा सबस्ट्रेट होगा, यानी कि हमारा वर्क होगा। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को? वेरी नाइस। यहाँ तक कोई सवाल किसी का तो मुझसे पूछें। कोई सवाल नहीं है? हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई सवाल नहीं है आप लोगों का? कोई भी अगर सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम समझ आ गया? एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। समझ आ गया एंजाइम ने कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया। एनर्जी कम करने के बाद क्या क्यों करता है, ताकि सबस्ट्रेट जो है आसानी से कन्वर्ट हो जाए, किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा लॉक एंड की मॉडल पढ़ेंगे। लॉक एंड की मॉडल का मतलब से मैंने अभी आपको समझाया था। यहाँ पे लॉक एंड की मॉडल में यही बोला गया है, जैसे चाबी सिर्फ अपने ही लॉक में, अपने ही ताले में फिट होती है, वैसे ही सबस्ट्रेट सिर्फ अपने एंजाइम की एक्टिव साइड में अटैच होता है। मतलब अगर एंजाइम की, ये एंजाइम है और ये इस तरह से बना हुआ है, ये एंजाइम है और ये इसका एक्टिव साइड ऐसे बना हुआ है, तो आगे से सेम ऐसी ही जगह वाला चीज़ इसमें फिट होगी, ऐसी चीज़ इसमें फिट नहीं होगी। तो लॉक एंड की मॉडल का मतलब यही है, जैसे एक लॉक में एक ही की घुस जा सकती है, वैसे ही एक ही एंजाइम के अंदर उसकी एक्टिव साइड में वैसा ही आगे से एक्टिव साइड लग सकता है। ठीक है सर, आप मोबाइल नहीं रखा आप लोगों ने जाकर? सही, क्लियर हुआ है लॉक एंड की मॉडल आप लोगों को? स्टूडेंट्स आप भी बताएं, आप लोगों को क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में बेसिकली ये बोला गया है कि एक्टिव साइड चेंजेस शेप स्लाइटली टू द सबस्ट्रेट। इसका मतलब ये, अगर हम इसको इजीली समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम का एक्टिव साइड सबस्ट्रेट को फिट करने के लिए अपनी जगह, अपनी शेप थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं ना माहौल में ढल जाना। माहौल में ढल जाना वर्ड सबने सुना होगा। तो क्या करता है एक्टिव साइड, क्या करता है सबस्ट्रेट के हिसाब से, एंजाइम एक्टिव साइड सबस्ट्रेट को फिट करने के लिए अपनी शेप थोड़ी सी चेंज कर देता है। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि एंजाइम का एक्टिव साइड सबस्ट्रेट को फिट करने के लिए अपने आप की अपनी शेप बदल लेता है, थोड़ा सा अपने आप को ढाल लेता है उस शेप में फिट होने के लिए। ठीक है, 8 पॉइंट है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। हमने ऊपर पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन जाए इसी तरीके से। ठीक है, ये बात याद रखना है कि एंजाइम्स कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज नहीं करते, हमेशा डिक्रीज करते हैं, ताकि हमारा काम ईजी हो जाए। हम तो रगड़ रगड़ के शर्ट धो रहे थे, मेहनत कर रहे थे ना, लेकिन हमें डिटर्जेंट यानी कि एंजाइम की वजह से क्या हुआ, वो स्टेन जल्दी हट गया, तो मतलब वो प्रोडक्ट जल्दी तैयार हो गया एनर्जी को डिक्रीज करने की वजह से। इतना क्लियर है? अब एक्टिवेशन एनर्जी को पढ़ेंगे। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन में, जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन को शुरू करने के लिए दी गई जो एनर्जी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो हमें एनर्जी दरकार होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? किसी भी रिएक्शन को, प्रोसेस को शुरू करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, चाहिए होती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं। इतना क्लियर? आप भी बताएं, आप लोगों को क्लियर है? अच्छा, 9th पॉइंट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले क्या अफेक्ट करता है, टेम्परेचर। सही है, टेम्परेचर राइज हो जाना, टेम्परेचर का लो हो जाना किसको अफेक्ट करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को। तो हमारा पहला क्या है, टेम्परेचर, दूसरा हमारा पीएच है, तीसरा हमारा एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि एंजाइम्स की वर्किंग जो होती है, एंजाइम का जो काम होता है वो टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम्स की क्वांटिटी और एंजाइम्स की क्वांटिटी, सबस्ट्रेट की क्वांटिटी
एंजाइम्स की क्वांटिटी और सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को लेकर उससे मुतासिर होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को? टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम की क्वांटिटी, एंजाइम और सबस्ट्रेट की क्वांटिटी, ये सब किसको मुतासिर करती हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासिर करती हैं। इतना क्लियर है? वेरी गुड। 10th पॉइंट है हमारा एंजाइम इनहिबिशन। अच्छा जी, हम इस वाले पॉइंट पे, हमारा कौन सा पॉइंट है? 8 पॉइंट है। एंजाइम इनहिबिशन को क्या बोलते हैं? एंजाइम तो हमें पता है क्या है हमारा, इनहिबिशन का मतलब क्या है? इनहिबिशन का मतलब है रुकावट। इसको हम इंग्लिश में ही बोल सकते हैं स्टॉपिंग एंड रिड्यूसिंग, स्टॉपिंग और रिड्यूसिंग। या तो वो एंजाइम को ख़त्म कर देगा, स्टॉप कर देगा, या फिर वो एंजाइम को रिड्यूस कर देगा, या तो कम कर देगा या फिर रोक देगा। दोनों में से कोई एक काम करेगा। ये इनहिबिटर किसे कहते हैं? रुकावट को। जैसे हमने पढ़ा था एंजाइम इज इक्वल्स टू वर्कर, सबस्ट्रेट इज इक्वल्स टू वर्क, ऐसे ही इनहिबिशन इज इक्वल्स टू रुकावट, रोकना किसी को। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ क्या बोला गया है कि जब कोई इनहिबिटर यानी कि रुकावट एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दे, रिड्यूस कर दे या फिर बंद कर दे यानी कि स्टॉप कर दे, तो इसे क्या बोलते हैं? एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको? कोई सवाल? सही। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसका मतलब क्या है? इनहिबिटर कंपीट्स विद सबस्ट्रेट फॉर एक्टिव साइट। क्या मतलब है इसको अगर हम समझें तो इसमें क्या कहा जा रहा है? इनहिबिटर जो होते हैं वो एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट को, एक इनहिबिटर जो होते हैं एक्टिव साइट पर, कहाँ गया हमारा एक्टिव साइट एरिया? हमारी क्या ये एक्टिव साइट है ना? एक्टिव साइट पर क्या करते हैं? सबस्ट्रेट से कंपटीशन करते हैं। सबस्ट्रेट हमारा जिस पे काम हो रहा होता है, एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट से क्या करते हैं? लड़ते हैं, कंपटीशन करते हैं। क्या होता है? इनहिबिटर एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट से कंपटीशन करते हैं और सबस्ट्रेट को अटैच नहीं होने देते। जैसे हम स्कूल में लड़ते हैं ना, ये मेरी सीट है, मैं यहाँ बैठने नहीं दूंगी, या मैं यहाँ बैठने नहीं दूंगा। ऐसे ही क्या करते हैं कॉम्पिटिटिव हमारे इनहिबिटर्स? वो करते हैं एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट से कंपटीशन करते हैं ताकि वो वहाँ पे अटैच ना हो, उसको वहाँ पे अटैच नहीं होने देते, वहाँ पे बैठने नहीं देते। का समझ आया आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स? ठीक है। उसके बाद है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा? इनहिबिटर्स जो होते हैं वो कहाँ, रुकावट यानी कि इनहिबिटर्स कहाँ पे बाइंड हो जाते हैं? एक्टिव साइट पे नहीं, कहीं और बाइंड हो जाते हैं, कहीं और अटैच हो जाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है इनहिबिटर बाइंड्स अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट एंड चेंज एंजाइम शेप। इसको हम समझते हैं क्या होता है? इनहिबिटर एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पे, इसके अलावा किसी और साइट पे यहाँ पर कहीं भी अटैच हो जाते हैं। कौन? इनहिबिटर। सही है, वो अटैच हो जाते हैं, उससे क्या होता है? एंजाइम अपनी शेप बदल देता है। सही है, जब इनहिबिटर्स जो होते हैं हमारे वो कहीं और अटैच हो जाएं एक्टिव साइट के अलावा, तो क्या होगा? एंजाइम अपनी शेप चेंज कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? रिएक्शन स्लो हो जाता है। क्लियर हुआ? 13th पे है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। इसके अंदर क्या बोला गया है? रेगुलेट्स मेटाबॉलिक पाथवे एंड सेलुलर एक्टिविटीज़। क्या करता है एंजाइम? एंजाइम इनहिबिशन सेल जो होते हैं हमारे एंजाइम इनहिबिशन जो होते हैं सेल के रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। क्या करते हैं एंजाइम इनहिबिशन? क्या करते हैं? सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। सेल के रिएक्शंस को और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प करता है कौन? एंजाइम्स इनहिबिशन। क्लियर है इतना? फीडबैक इनहिबिशन हमारा कौन सा 14 पॉइंट क्या है? एंजाइम इनहिबिशन।
सेल बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है। आप लोगों को समझ आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बताएं मुझे, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा, फीडबैक इनहिबिशन में क्या बोला गया है? एंड प्रोडक्ट इनहिबिट्स एंड अर्लियर एंजाइम इन द पाथवे। क्या मतलब है इस बात का? जब फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाए तो शुरू से एंजाइम को रोक दिया जाता है ताकि और प्रोडक्ट ना बने। ठीक है, क्या होता है जब हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाता है तो क्या करता है, स्टार्ट से पहले से क्या करता है, स्टार्ट से जाके क्या करता है, वो रिएक्शन को रोक देता है ताकि क्या हो, प्रोडक्ट और ज़्यादा ना बने। ठीक है, सॉरी रिएक्शन को नहीं, एंजाइम को रोक देता है। ठीक है, एंजाइम को जाके रोक देता है ताकि और प्रोडक्ट हमारे ना बने। क्या करता है हमारा, कौन सा पढ़ गया, क्लासिफिकेशन नहीं, फीडबैक इनहिबिशन क्या करता है, जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाए, ज़्यादा मिकदार में बन जाए तो वो क्या करता है, स्टार्ट में शुरू में जाके क्या करता है, एंजाइम को स्टॉप कर देता है, रोक देता है कि और प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ज़्यादा हो चुके हैं। इतना क्लियर है? नाइस। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ग्रुप बन रहे होंगे, ग्रुपिंग हो रही होगी, इस तरह से कोई काम हो रहा होगा यहाँ पे। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, एंजाइम्स आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर रिएक्शन टाइप एंड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। इतना क्लियर? यहाँ क्या बोला गया है, एंजाइम्स को उनके काम और जिस सबस्ट्रेट पर वो काम करते हैं उसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में तोड़ा जाता है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा जाता है। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि एक एंजाइम सारे काम नहीं करता। अगर एंजाइम हमारे माउथ में है, हमारे माउथ में कौन सा एंजाइम होता है, अमाइलीज, AMY-LY, ऐसी अमाइलीज। जो हमारे मुंह का एंजाइम है वो क्या है, उसका काम क्या है, हमारे इसका खाने को ब्रेक करके तोड़ के उसको अंदर उतारने में हेल्प करता है। तो ये काम सिर्फ अमाइलीज ही करेगा, ये इसके एंजाइम के अलावा कोई और एंजाइम नहीं करेगा। और अगर कोई एंजाइम काम करता है, उसका काम दूसरा है, तो वो दूसरा ही काम करेगा, एक एंजाइम सारे काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अगर एक बायो का बच्चा है तो वो कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा, सिर्फ बायो ही पढ़ेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम भी क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारे बुलेट पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई सवाल? आप लोगों को कोई सवाल? अच्छा, अब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोग MCQs को सॉल्व नहीं कर रहे, MCQs आप लोग सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। सब मैं दोबारा से क्लियर कर रही हूँ, MCQs हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग ये बुलेट पॉइंट समझेंगे, इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोग MCQs को सॉल्व करके लेकर आएंगे, और जहाँ भी कोई क्यूरी है, आप लोगों की कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, शेयर करें। आप लोग मुझसे शेयर करें, जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझाऊंगी, मैं खुद सॉल्व करवाऊंगी वो चीज़। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो उसमें पता चल रहा है इस चैप्टर के नाम से, इसमें सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें बुलेट पॉइंट जो दिया हुआ है, सबसे पहला बुलेट पॉइंट हमें दिया हुआ है सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी हमें पता है, बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स स्टडी। तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, सेल की स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है? क्या है सेल बायोलॉजी? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो क्या करती है, क्या डील करती है, स्टडी ऑफ सेल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी काम कैसे होता है सेल में, और सेल के अंदर सेल की बनावट कैसी होती है, यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, सेल बायोलॉजी के अंदर इतना ही बोला गया है। बायोलॉजी की वो शाख है, वो ब्रांच है जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी बनावट कैसी है और उसके काम कैसे होते हैं। क्लियर है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है? दूसरा हमारा कौन सा पॉइंट है? टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी, मतलब मेथड यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। क्या कहा गया है यहाँ पे? वो तरीके, वो मेथड्स जो सेल की बनावट यानी कि स्ट्रक्चर और उसके काम यानी कि फंक्शंस को समझने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टेक्निक्स हमें पता है, तरीके, कोई टेक्निक यूज़ करके हम ये काम कर लें, कोई टेक्निक यूज़ करके हम वो काम कर लें, यही बात हो रही है। क्या बात हो रही है? वो मेथड जो इस्तेमाल करके हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में समझेंगे, उनको समझने में इस्तेमाल होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? टेक्निक्स ऑफ सेल बायोलॉजी। क्लियर है? थर्ड हमारा क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस विजिबल लाइट टू ऑब्जर्व सेल्स। क्या है? एक ऐसा आला है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। आला इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं, कैसा आला है, कैसा इंस्ट्रूमेंट है जो आम रोशनी यानी कि विजिबल लाइट जो हमारी होती है, नॉर्मल बल्ब वाली लाइट जो होती है, आम रोशनी को इस्तेमाल करके सेल को देखने में मदद करता है, सेल को क्लियर देखने में मदद करता है। लाइट माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी नॉर्मल लाइट, आम रोशनी का इस्तेमाल करके सेल को देखने में मदद करता है, हेल्प करता है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे क्या होता है? वो एक इंस्ट्रूमेंट दैट यूज इलेक्ट्रॉन बीम टू व्यू सेल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ऊपर स्ट्रक्चर था, यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि डिटेल्ड में देख सकते हैं, हम बहुत वाज़े तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं यहाँ पे? एक बहुत ही एडवांस्ड आला है, इंस्ट्रूमेंट है। लाइट की जगह क्या यूज़ होता है इसमें? हमारे इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज़ होते हैं ताकि सेल को अंदर से छोटी चीज़ से, मतलब यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेल का देखा जाए। ठीक है, क्या यूज़ होंगी इसमें? इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज़ होंगी। क्लियर है? कभी सुना होगा ना रेडिएशन के अंदर, जब हमारा एक्सरे होता है, कुछ होता है तो बोलते हैं ना रेडिएशंस होंगी, सुना है? वो जो लाइट पड़ रही होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन बीम्स हमारी उसमें यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, लेज़र देखी, लेज़र लाइट, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब बहुत वाज़े तौर पे चीज़ें वो करने के लिए क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे पास, उससे भी ऊंचे लेवल्स पे हम कहाँ यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम्स, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? मतलब अगर हमारा लाइट माइक्रोस्कोप 1000 पे दिखा रहा है ना, तो वो 10,000 से ज़्यादा दिखाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 10,000 से ज़्यादा दिखाएगा हमें। ठीक है, इतना फ़र्क है, इतना वाज़े देख सकते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? सेल वॉल। मैं एंड में डायग्राम भी बनाऊंगी, यहाँ बनी हुई वो समझ नहीं आ रही होगी, या तो मैं पहले डायग्राम बना दूँ या फिर बाद में बनाऊँ? बाद में, पहले समझ लेते हैं, एंड में हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सेल वॉल क्या है? एक रिजिड कवरिंग है। रिजिड मतलब सख्त, रिजिड मीन्स सख्त। एक सख्त कवरिंग है, किस चीज से बनी हुई होती है? सेलुलोज से बनी हुई होती है। सेलुलोज क्या है? पॉलीसैकेराइड्स हैं, बहुत सारी शुगर्स को मिला के क्या बनता है? पॉलीसैकेराइड बनता है। ठीक है, तो हमारा जो सेलुलोज होता है वो बहुत सारे शुगर को मिला के क्या बनता है? सेलुलोज बनता है। क्लियर है? सेल वॉल क्या होती है? रिजिड कवरिंग होती है, एक सख्त कवरिंग होती है जो प्रोवाइड करती है शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन किसको? प्लांट सेल को। ये बात क्लियर रखें, दिमाग में बिठा लें कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है। आप लोग भी ध्यान से सुने, एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में हमेशा सेल वॉल पाई जाएगी। सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है? सेलुलोज से बनी हुई होती है, एक सख्त कवरिंग होती है। ठीक है, रिजिड लेयर होती है जो क्या करती है? प्रोवाइड करती है शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको? प्लांट सेल को। ठीक है, सेल वॉल समझ आ गया आपको? आप लोगों को भी समझ आ गया? अच्छा, हम अपने 6 पॉइंट पे जाएंगे। वो हमारा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दैट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सेल मेम्ब्रेन ही है। ठीक है, क्या काम है इसका? प्लांट सेल्स मतलब पौधों के सेल्स के बाहर एक सख्त
हाँ, ये परमिएबल सेल की ऐसी झिल्ली, मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं, झिल्ली को बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल पतली सी झिल्ली। वो पॉलीथीन शीट देखी होंगी या फिर हम जो शीट रैप करते हैं बुक्स पे किसी चीज़ पे, वो क्या बिल्कुल बारीक झिल्ली जैसी होती है ना, कोई कुछ पेंसिल लग जाए या शार्प चीज़ लग जाए तो फौरन फट जाएंगी, टेयर हो जाएंगी। तो ऐसे ही परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि एक झिल्ली की तरह होती हैं जो हर चीज़ को अंदर बाहर आने नहीं देती, ठीक है, चुनी हुई यानी सिलेक्टिवली चीज़ों को सेल के अंदर और बाहर जाने देती हैं। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, गार्ड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। गार्ड का काम करती हैं प्लाज्मा सेल, किसका काम करती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका काम करती हैं, गार्ड का काम करती हैं, गार्ड का काम करती हैं। क्या काम करती हैं, इन और आउट, इन और आउट में मतलब कोई बुरी चीज़ है तो उसको अंदर आने नहीं देंगी, किसी चीज़ को बाहर जाना है तो उसको बाहर जाने देंगी, उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन और आउट को देखती हैं कि कौन सी चीज़ अंदर आएगी और कौन सी चीज़ अंदर नहीं आएगी, ठीक है। सेलेक्टिवली चीज़ों को, कुछ चुनी हुई गिनी चुनी चीज़ों को अंदर आने जाने देती है, ठीक है। 7th पे हमारा क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल में क्या बोला गया है, मॉडल डिस्क्राइबिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ फ्लूइड लिपिड बायलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन्स। क्या बोला गया है यहाँ पे, क्या समझाया गया है यहाँ पे, ये समझाया गया आप लोगों को कि ये एक मॉडल है जो बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की दो तह, बायलेयर मतलब दो, बाय मीन्स दो, में क्या बताया गया है, ये एक मॉडल है, बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की दो तह यानी कि लिपिड की दो लेयर्स से बनी होती है, ठीक है, जो फ्लूइड की तरह होती हैं। किसकी तरह होती हैं, फ्लूइड की तरह होती हैं, यानी कि बहती हुई सी होती हैं। और इसमें जगह जगह क्या इम्पोज हुआ होता है, क्या एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब धसा हुआ, कभी सुना होगा ना, गड़ाए हुआ है, धसा हुआ है। जैसे कि हमारा ये किसी कोई ड्रेस है या कुछ ले लो, उसके अंदर नग जड़े हुए बोलते ना, ड्रेस के अंदर नग जड़े हुए हैं, नग घुसेड़े हुए हैं, नग इम्बेंडेड हुए हैं, नगों को अंदर घुसेड़ा हुआ है, लगाया गया है, तो उसका मतलब क्या है, उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो उसमें धसे हुए होते हैं, प्रोटीन उसके अंदर लगे हुए होते हैं, एम्बेडेड हुए हुए होते हैं, ठीक है। दोबारा से एक बार बताती हूँ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आप लोगों को ये बोला गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की दो लेयर मतलब बाय लेयर होती है, बाय लेयर से बनी हुई होती है। क्या होता है उसके अंदर, फ्लूइड होता है, सही है, फ्लूइड की तरह होती है, और इसमें क्या होता है, जगह जगह पे प्रोटीन्स एम्बेडेड यानी कि प्रोटीन्स धसे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, ये बताया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, क्लियर है। अब हम अपने 8 पॉइंट पे आएंगे, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये अगर हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई ब्लू वाली। अब ये जो मैं बना रही हूँ हमारी क्या है, सेल वॉल, और ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाएगी। ब्लैक वाली क्या है हमारी, सेल वॉल, ब्लू वाली हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। हम किसकी, साइटोप्लाज्म की बात कर रहे थे। ये आ गया है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद ये जो पूरा हमारा जो समझो प्लांट सेल की जमीन है ना, जो पूरा इतना बड़ा मैदान सा नजर आ रहा है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। ये जो पूरा बड़ा सा खाली जगह मैदान नजर आ रहा है उसके अंदर सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं, उस जगह खाली जगह को हम क्या बोल रहे हैं, उस ग्राउंड को, उस मैदान को हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म। मार्कर ला के दें, ब्लैक मार्कर, ग्रीन भी मंगवाइएगा। आप लोगों को क्लियर हुआ, कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप लोग। कहाँ पे थे हम, ये ब्लैक वाली हमारी जो बाहर वाली लेयर है सेलुलोज से बनी हुई रिजिड लेयर है, क्या है, सेल वॉल है। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं।
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई या फिर हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो खाली जगह है इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। किसका, जेली लाइक सब्सटेंस क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक मटीरियल है, जेली लाइक सब्सटेंस है। कहाँ पाया जाता है, इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो खाली सारी जगह है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। क्लियर है, वेरी गुड। 9th पॉइंट पे हमारा क्या है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद छोटी छोटी खुसूसी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अलग अलग ज़रूरी काम करते हैं। जैसे ये हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ऐसी छोटी छोटी थैलियाँ टाइप खुसूसी चीज़ें बनी हुई होती हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं। सारा रिएक्शन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। सही है, तो क्या कौन कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद छोटी छोटी खास तौर पे स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं जो सेल के अलग अलग ज़रूरी काम करते हैं। सारे रिएक्शंस कहाँ परफॉर्म हो रहे होते हैं, यही परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्लियर है, मैं एंड में पूरा वो आपको सेल बना के दिखाऊंगी, प्लांट सेल, ताकि आपको सारी चीज़ें मैं उसमें पॉइंट आउट करूँ, आपको आराम से समझ आ जाए। फिर हमारा क्या आ गया, न्यूक्लियस। क्या आ गया हमारा, न्यूक्लियस। क्या है न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कंटेनिंग जेनेटिक मटीरियल। सबको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है। सही है, डीएनए आरएनए हमारा कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। हमारा हेरिडिटी मटीरियल, हमारा जीन न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्या कहा जा रहा है, सेल क्या है, दिमाग का कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल करता है वो चीज़ों को। सेल के सारे कामों को कौन देखता है, न्यूक्लियस देखता है। ठीक है, न्यूक्लियस का हुक्म आएगा तो ही कुछ होगा। ठीक है, सारे कामों को कौन संभालता है, न्यूक्लियस संभालता है। और इसके अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है। ठीक है, जेनेटिक मटीरियल होता है इसमें हमारा। क्लियर है इतना। नंबर 11 पे हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम इसको समझें तो क्या बोला गया है, सेल का पावर हाउस है। ठीक है, पावर देता है सेल को, जहाँ सेल क्या करता है, सांस लेता है और एनर्जी एटीपी को बनाता है। अब एटीपी क्या है, कल हमने पढ़ा था, एटीपी हमारा क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अच्छा, इसको ना हम पैसे भी बोल सकते हैं। कैसे, मतलब पैसे, जैसे कि कोई भी सामान खरीदने, इसको हम करेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, एटीपी को करेंसी भी बोला जाता है, यानी कि पैसा बोला जाता है। कैसे, जैसे हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी ही एटीपी मतलब जानवरों को और क्या बोलते हैं, प्लांट्स को अपने अंदर एनर्जी स्टोर करने के लिए किसी की ज़रूरत होती है, एटीपी की। ठीक है, उनको एटीपी की ज़रूरत होती है, इसको इसलिए करेंसी भी कहा जाता है। इतना क्लियर है। क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। क्या करता है यहाँ पे, सेल सांस लेता है, यानी कि रेस्पिरेशन करता है और एनर्जी एटीपी को बनाता है। क्लियर है। अब राइबोसोम्स को पढ़ेंगे, ये भी ऑर्गेनेल्स होता है। राइबोसोम्स बिल्कुल इतने से ना ऐसे बने हुए होते हैं, देखा होगा, मैं बाकी बना के भी दिखा दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। ऐसी साइटोप्लाज्म, जो भी चीज़ें होंगी ना हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी। ठीक है, सारी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, और हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सारी चीज़ें कहाँ पाई जाएंगी, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाएंगी। ठीक है, और ये ऑर्गेनेल्स हैं छोटे छोटे, इनका नाम क्या है यहाँ पे, राइबोसोम्स। क्या करते हैं, ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करते हैं, सिंथेसिस का मतलब हमें मालूम है, सिंथेसिस मतलब बनने का अमल, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनने का अमल। क्या होता है यहाँ पे, सेल के वो छोटे छोटे हिस्से, ऑर्गेनेल्स किसे कहते हैं, हिस्सों को बोलते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे हिस्से जो प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। काम समझ आ गया, राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। सिंपल, क्लियर है, वेरी गुड। आप लोगों को क्लियर है।
कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन नेटवर्क इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, क्या बोला गया है, सेल के अंदर नालियां यानी कि ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स का एक जाल, एक नेटवर्क होता है। कैसे बना हुआ होता है ये, इस तरह से कुछ बना हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से एक जाल बना हुआ होता है, एक नेटवर्क बना हुआ होता है ट्यूब्स का, नालियों का, जो प्रोटीन और लिपिड बनाने में मदद देता है। क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल के अंदर नालियां ट्यूब्स जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जो क्या किसमें हेल्प करता है, एक नेटवर्क बना हुआ होता है जो कि लिपिड्स और प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है। क्लियर हुआ? 14th पॉइंट है हमारा गोल्जी एपरेटस। कहाँ पर हैं हम? इस पॉइंट पे हैं, ये हम सब कर चुके हैं। ये अब हम गोल्जी एपरेटस हैं, एपरेटस पे हैं। ऑर्गेनिकल दैट मोडिफाइज पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट सेलुलर प्रोडक्ट्स। क्या बोला गया है यहाँ पे, अब इसको हम समझते हैं। सेल का इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं, सेल का पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस क्या करता है, लेटर्स को पैक किया या फिर किसी सामान को पैक किया और भेज दिया। ठीक है, तो इसको हम सेल का पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं। क्या करता है, ये डिलीवरी सिस्टम है जो सेल की बनाई हुई चीज़ों को क्या करता है, मॉडिफाई करता है और पैक करता है और आगे भेज देता है। क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं। क्या कर रहा है, ये डिलीवरी सिस्टम है जो सेल के अंदर बनी हुई चीज़ों को मॉडिफाई करता है, पैक करता है और आगे ट्रांसफ़र कर देता है, आगे भेज देता है। इतना क्लियर हुआ? नाइस। 15th पे है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है, वेसिकल कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या बोला गया है इसके अंदर, इसको हम समझते हैं। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि छोटी छोटी थैलियाँ, ठीक है, छोटी छोटी थैलियाँ बनी हुई है। वेसिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं, छोटी छोटी थैलियाँ। वेसिकल्स का लिखा है, ये रहा। थैलियाँ बनी हुई, ठीक है, वेसिकल्स बने हुए हैं। पहले इसको क्लियर, इसको ख़त्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। छोटी छोटी क्या बनी हुई है, थैलियाँ बनी हुई है, वेसिकल्स बनी हुई है। क्या होता है इनके अंदर, एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है, या फिर हजम करने वाले एंजाइम्स होते हैं। या तो इनमें एसिडिक मटेरियल होगा या फिर इनमें क्या होगा, एंजाइम्स होंगे। सही है, हजम करने वाले एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेल के अंदर की फजूल और पुरानी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं वेसिकल, जिनमें तेजाब होता है, एसिड होता है और क्या होता है, हजम करने वाले एंजाइम्स होते हैं जो सेल के अंदर बनी हुई पुरानी चीज़ों को, फजूल चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, हजम करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। इसके हमारे कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? आप लोगों का होमवर्क सिर्फ इतना है कि मैंने समझा दिया है, आप लोग अपने MCQs को सॉल्व करेंगे। जो इशू होगा, जो प्रॉब्लम होगी, वो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे ताकि हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्लियर है? अल्लाह हाफिज़। आप जाए।